हेलो फ्रेंड्स, सीएससी ज्ञान मीडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री को बिल्कुल नए रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत आपका प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ पर शुरू हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे इसमें, जो कि पाषाण काल से संबंधित है और बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ कवर करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर देखिए, हालांकि एक तो आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री है और उसमें भी चैप्टर 1 है, तो क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आने की संभावना रहती है और बहुत कम यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में। लेकिन फिर भी क्योंकि इसको कवर करना आपका सिलेबस के अनुसार जरूरी होता है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे की जो भी चीज़ें आपकी हैं उसको सही से समझने में आपको कठिनाई होगी। तो इसलिए शुरू से बिल्कुल यहाँ पर चैप्टर को कवर करना जरूरी हो जाता है और काफ़ी रुचिकर ढंग से इसको हम इंटरेस्टिंग रूप में पढ़ेंगे जिससे आपको सभी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, चैप्टर 1 जो आपका पाषाण काल से स्टार्ट होता है, यही पढ़ेंगे इस पर। उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं जो आपका इतिहास का काल विभाजन होता है वो आपका किस तरह होता है। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल पहले आपका आता है जिसमें आपका पाषाण काल ही है पहला, और उसके बाद ताम्र पाषाण काल है। यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ताम्र पाषाण काल नहीं है, पाषाण काल यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो आपका एक आदि ऐतिहासिक काल होता है। देखिए, प्रौग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है यहाँ पर, इस समय देखिए ना कोई आपका सोर्स रहा था लिखने का और ना ही मनुष्य यहाँ पर जो था वो बोलना जानता था, लिपि जानता था। तो जो चीज़ें जैसे कि आपका मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, ना लिखना जानता था, पढ़ना जानता था, कुछ नहीं जानता था, तो वो आपका प्रौग ऐतिहासिक काल का अंतर्गत आता है। उसके अलावा आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसमें क्या हुआ, मानव को लिपि का ज्ञान तो हो गया लेकिन जो लिपि थी उसका अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए उसको, तो ये इसके अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल आता है जो कि 500 ईसा पूर्व से शुरू हो जाता है और इसमें सभी जितनी भी लिखित आपको प्रमाण मिलते हैं कहीं का भी, चाहे वो आपका पूरा तात्विक हो या बुक्स हो, वो सभी आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं। जो आपके सोर्सेज हैं उनको हम लोग पढ़ सकते हैं, तो वो आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। प्राग ऐतिहासिक या प्रौग ऐतिहासिक काल, जिसको प्री हिस्ट्री कहा जाता है, इस काल में मनुष्य घटनाओं को लिखित कोई विवरण नहीं रखा है। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो पाषाण काल के उपकरणों, बर्तनों और यानी कि जो आपका यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त होता है, केवल एक आधार जैसे आप मानकर उसको यहाँ पर हिस्ट्री इसकी लिखी गई है। ऐसा नहीं कि उसमें लिखा हुआ आपको मिल गया कुछ भी, क्योंकि उस समय मानव पढ़ना लिखना जानता ही नहीं था, ना उसको लिपि का ज्ञान था, केवल संकेत यानी कि संकेत भाषा का यूज करता था वो, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आदि ऐतिहासिक काल आता है। इस काल में मानव लेखन कला से लेखन कला तो जान गया लेकिन वो लेख अभी तक हम लोग नहीं पढ़ पाए। जैसे आपका हड़प्पा सभ्यता, उसकी लिपि चित्रात्मक है, क्या उन लोगों ने लिखा है वो हम लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा वैदिक काल में क्या था, उस समय जो प्राचीन मंत्र आपके थे, जो भी उसके भी उस पूरा मंत्रों का उसमें सब चीज़ें हैं, तो वो सुनी सुनाई चीज़ें हैं। एक जैसे सुना तो दूसरे ने फिर वही कहा, फिर उसके बाद कहा, यानी लिपि का ज्ञान हो गया लेकिन वो लिखना वहाँ पर लिखित हम लोगों को वहाँ पर उस समय नहीं मिलता है जिस समय का आपका वैदिक काल है। बाद में संकलित जो बुक्स हुई हैं उसमें हमको मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऐतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ पर जो भी आपका लिखित इतिहास मिलना स्टार्ट हो जाता है जब से, वो सभी आपका इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मनुष्य की कहानी आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व शुरू होती है और ज्ञानी मानव का उदय जो होता है वो आज से लगभग करीब 30 या 40 हज़ार वर्ष पूर्व यहाँ पर होता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यानी मानव बहुत पहले यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ज्ञानी मानव की बात करें तो वो बहुत बाद में यहाँ पर उसका विकास हुआ है। अब पाषाण काल हमारा चैप्टर यही है। क्या इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपके नोट्स पॉइंट होंगे वो हम आपको बता देंगे, तो आप उसको या तो अंडरलाइन कर लीजिएगा या उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हम लोग चीज़ें देखेंगे, उसमें से जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा होंगी उसको हम यहाँ पर आपको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, पाषाण काल की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, सभी को पता होगा। पूरा पाषाण काल है जो कि 10 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का है। मध्य पाषाण काल है जो कि 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व का है। और नव पाषाण काल है जो कि आपका 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का है। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक कहते हैं और नव पाषाण को नियोलिथिक कहते हैं। इंग्लिश वर्जन जरूर इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपके क्या होते हैं कि इंग्लिश में दे दिए जाते हैं, सीधे सीधे उसमें हिंदी में ही नियोलिथिक आपका लिखा रहेगा लेकिन वो इंग्लिश वर्ड रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या चीज़ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, आपकी पाषाण युग जो सभ्यता है उसकी खोज कब हुई भारत में, तो 13 मई 1863 को खोजा गया था। जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं उन्होंने पहला पूरा पाषाण कालीन स्थल उपकरण मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया, यानी इन्होंने एक उपकरण प्राप्त किया, पूरा पाषाणकालीन वो था। तो यानी कि सर्वप्रथम जो खोजा गया जो उपकरण था, या यहाँ पर आप सोर्स कह सकते हैं, वो आपका पूरा पाषाण काल का था। तो हमको पाषाण काल की जानकारी यहाँ से मिलनी शुरू हो जाती है। और रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्रौगैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पाषाण काल, तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा पाषाण काल है, शुरू होता है पूरा पाषाण काल।
और पूरा पाषाण काल के अंतर्गत यहाँ पर इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग निम्न पूरा पाषाण काल को देखते हैं। इस समय मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करता था वो, और इस काल में मनुष्य, देखिए यहाँ पर जो ये आपका अलग अलग भाग जो बांटा गया है मुख्य रूप से, जैसे कि आपका पूर्व पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पूरा पाषाण काल हो गया और उच्च पूरा पाषाण काल। ये मुख्य रूप से उपकरणों के यूज के आधार पर इसको बांटा गया है। यानी उस समय इस काल में कौन से उपकरण यूज होते थे, इस काल में कौन, तो इसको अलग अलग कर दिया गया और कोई यहाँ पर आधार नहीं है। मेन पूछा जाए कि किस आधार पर इस काल को बांटा गया है, तो वो आपका उपकरणों का यूज के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पर देखिए इस काल का मानव मुख्य रूप से क्वार्टाजाइट जो पत्थर था उसका उपकरण वो बनाता था, इसलिए इसको यहाँ पर निम्न पूरा पाषाण काल इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसके 2 यहाँ पर सभ्यताएं रही हैं। एक थी आपकी चॉपर चॉपिंग या पेबुल संस्कृति इसको कहा जाता है। सर्वप्रथम H.L. मोबियस ने किया था इस शब्द का प्रयोग। इस संस्कृति के उपक्रम सर्वप्रथम पंजाब, अब देखिए पंजाब आपके 2 हैं, एक आपका भारत का पंजाब है, एक आपका पाकिस्तान का पंजाब है। तो ये पाकिस्तान के पंजाब की यहाँ पर बात की जा रही है। वहाँ पर एक नदी बहती है सोहन नदी, ये सोहन नदी सिंधु की सहायक नदी है, यानी कि सिंधु में आके मिल जाती है, लेकिन हम लोग सोहन नदी को यहाँ पर लेके चलेंगे क्योंकि वही मेन है। इसी घाटी के किनारे, यानी कि नदी के किनारे, नदी घाटी के पर इस संस्कृति का वहाँ पर मतलब शुरुआत हुई थी, चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति। तो यहीं से मतलब इसको खोजा गया था। तो इस संस्कृति को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए D.N. वार्डिया ने सन 1928 में इस संस्कृति का उत्खनन कर सोहन नदी घाटी से प्राप्त किया, यानी एक उपकरण कोई मिला होगा इनको, वो सोहन नदी घाटी का था। तो इसलिए इस संस्कृति को चॉपर चॉपिंग या पेबल कहते हैं या सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो आपके D.N. वार्डिया हैं इनको सोहन नदी घाटी का पितामह भी कहा जाता है, सोहन घाटी का पितामह, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली लाइन नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपके टॉड थे, इन्होंने पिंडी गेप नामक एक स्थल और सोहन घाटी में इन्होंने क्या किया, सर्च किया, खोजा। यहाँ से भी आपके पुरातत्विक स्रोत मिलते हैं, तो पिंडी गेप भी एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, पिंडी गेप कहाँ का महत्वपूर्ण स्थल है, तो आपका सोहन नदी घाटी या पाकिस्तान या पंजाब का, पाकिस्तान पंजाब का है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दूसरी आपकी जो संस्कृति रही है वो एसुलियन संस्कृति रही है, जिसको हस्त कुठार संस्कृति कहा जाता है, और ये संस्कृति आपकी मद्रास में मिली है, यानी भारत की है। और यहाँ पर देखिए इसको मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम यहाँ से पल्लवरम नामक स्थान से उपकरण प्राप्त किया। तो सर्वप्रथम जो उपकरण प्राप्त हुआ है वो आपका यहीं से प्राप्त हुआ है इस काल का। इसके अलावा यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सोहन संस्कृति तथा मद्रास संस्कृति का साक्ष्य एक साथ प्राप्त हुआ है, यानी कि यहाँ के लोग के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं और मद्रास के लोग के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, जो मद्रास में संस्कृति रहती थी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इस काल का मुख्य उपकरण क्वार्टाजाइट था, इसके बने थे, तो ऊपर हमने देख लिया इसको। नेक्स्ट यहाँ पर मनुष्य को आग की जानकारी इसी काल में आपकी हो गई थी, यानी पूरा पाषाण काल में ही आपकी हो गई थी, और वो भी आपकी पूरा पाषाण काल का जो आपका यहाँ पर चलेगा, पूरा पाषाण काल का जो यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल आपका आएगा, उसमें आपकी जानकारी आग की हो गई थी। लेकिन उस आग का यूज कैसे करना है, यानी देखा था उसने आग को, लेकिन उस आग को क्या यूज करना है, क्या उससे होगा, ये नहीं जानता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी बिजली चमकती थी, कहीं गिरी, तो वो आग वगैरह वहाँ पर या पत्थर को टकरा कर भी आग उन्होंने उत्पन्न किया था। आग के बारे में जानकारी उनको हो गई थी, लेकिन उनका यूज नहीं जानता था आग का कि करना क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर आपका ये जो शुरुआत होती है 1,50,000 ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व। ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। यहाँ पर जो कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि क्वार्टाजाइट पत्थरों के स्थान पर चर्ट पत्थरों का यूज किया जाने लगा उपकरण बनाने में, चर्ट और जैस्पर का। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये लाइन क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। यदि इस चैप्टर से आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि मध्य पूरा पाषाण काल का जो उपकरण बने थे वो किसके बने थे, तो चर्ट और जैस्पर का यूज किया जाता था। और पत्थर की फलक से मुख्य रूप से उपकरण बनाए जाते थे, तो इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है, और फलक या शल्य संस्कृति, शल्य संस्कृति, ध्यान रखिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य पूरा पाषाण काल में फलकों पर बने उपकरण की प्रधानता थी, इसलिए H.D. सांकलिया ने मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया। खुरचनी और बेधक ये दो महत्वपूर्ण उपकरण थे आपके, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर का ये है। खुरचनी और बेधक महत्वपूर्ण उपकरण आपके किसके थे, ये आपके मध्य पूरा पाषाण काल के थे। पूरा पाषाण काल तो आपका था ही, पूरा पाषाण काल के अंदर आपका ये मध्य पूरा पाषाण काल, क्योंकि इसके 3 पार्ट हैं आपका, एक पहला निम्न पूरा पाषाण काल हो गया, उसके बाद मध्य और उसके बाद उच्च, तो ये मध्य वाला है। मध्य पूरा पाषाण काल का महत्वपूर्ण जो उपकरण था खुरचनी और बेधक। जैसे ही पूरा पाषाण काल आपका समाप्त होता है उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये मध्य पूरा पाषाण काल है और केवल मध्य पाषाण काल अलग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर खुरचनी और बेधक मुख्य उपकरण हो गए आपके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए खुरचनी बेधक संस्कृति कहा जाता था,
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, राजस्थान के अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील और धर्मस्थल से प्राप्त उपकरणकालीन उद्योग को वीएन मिश्र ने से लूनी उद्योग कहा है। यानी हम राजस्थान में जो उपकरण मिले हैं वो लूनी उद्योग के नाम से इसको जाना गया है। नेवासा को मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एमपी की नर्मदा घाटी स्थित हथनौरा होशंगाबाद, आधुनिक नाम इसका क्या है, होशंगाबाद। हथनौरा होशंगाबाद जिले में ये स्थित है। होशंगाबाद का आधुनिक नाम नर्मदापुरम है, ध्यान रखिएगा, नर्मदापुरम हाल ही में नाम चेंज हुआ है, तो होशंगाबाद को नर्मदापुरम कह दिया गया है। जिला आपका होशंगाबाद है, स्टेट आपका मध्य प्रदेश है, उसमें स्थित है हथनौरा। वहाँ से मध्यपुरा पाषाणकालीन मानव खोपड़ी मिली है, जो कि भारत का सबसे प्राचीनतम जीवाश्म है। यानी कहा जाए कि पूरे पाषाण काल में प्राचीनतम जीवाश्म भारत का जो है वो कहाँ पर मिला है, तो वो आपका यहीं पर मिला है। और ये इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण नहीं है, मतलब केवल खोपड़ी मिली है, पूरा का पूरा मानव जीवाश्म नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको कभी कभी क्वेश्चन आपका इसमें कन्फ्यूजन वाला भी आ जाता है, केवल पूछ देगा कि मानव का पूर्ण जीवाश्म पूर्ण नहीं भी लगाया होगा, पूर्ण लगाने के बाद केवल इस तरह पूछ सकता है आपका क्वेश्चन कि मानव का सर्वप्रथम मतलब अवशेष या प्राचीनतम जीवाश्म भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में कभी कभी ये नहीं होता है, अगर ये होगा तो इस पर आप इसको सही करेंगे। इसके अलावा यदि नीचे अभी हम पढ़ेंगे मानव का जीवाश्म पूर्ण रूप से कहाँ मिला है, तो वो वाला आपका सही होगा फिर, यदि ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है। वैसे प्रथम जीवाश्म तो यहीं पर मिल गया था, लेकिन ये केवल खोपड़ी है, इसलिए इसको पूरा रूप से नहीं माना जाता है जीवाश्म के रूप में। लेकिन यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे थोड़ा तो आपको सब ये चीज़ें यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन करता है कि भारत में पहला जीवाश्म कहाँ से मिला है, तो आपका फिर यही होगा, ध्यान रखिएगा। और वो भी अगर पूछ दे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं था, केवल मानव खोपड़ी मिली है, जो कि आपकी इस काल की है, यानी कि कहा जाए तो मध्यपुरा पाषाण काल की, ये भी ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मध्यपुरा पाषाण काल में, या केवल पूरा पाषाण काल भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसी के अंतर्गत ही आपका मध्य आता है। तो केवल पूरा पाषाण काल लिख दे तब भी आपका यही टिक होगा। जैसे आपका मान लीजिए आ जाए पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसमें फिर पूरा जाएगा। और अगर इस तरह लिख दे कि उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल, तो फिर आपका मध्य पूरा पाषाण काल वाला रहेगा। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें, अब पूरा पाषाण काल के अंतर्गत ही आपका उच्च पूरा पाषाण काल है। तो इसमें देखिए इस समय जो उपकरण बनाया जाने लगा उसमें फलकों के उपकरण के निर्माण में चट, जैसर, फ्लिंट आदि पत्थरों का उपयोग किया गया। और इस काल का जो प्रमुख उपकरण रहा है वो आपका ब्लेड और तक्षिणी, ये दो रहे हैं। तो उपकरणों को ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि उपकरणों के आधार पर ही काल निर्धारण किया गया है। जो मध्य पूरा पाषाण काल में उपकरण था मुख्य रूप से वो आपका खुरुचनी और बेधक था, और यहाँ पर जो मुख्य उपकरण आपका हो गया वो तक्षिणी और ब्लेड हो गया। तो ध्यान रखिएगा, खुरुचनी को यहाँ पर स्क्रेपर भी कहा जाता है, स्क्रेपर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में अगर वर्ड आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस काल की दो प्रमुख विशेषताएं रहीं। पहला क्या, चकमक उद्योग की स्थापना, और दूसरा क्या है आपका आधुनिक मानव का उदय, यहीं से स्टार्ट होता है। आधुनिक मानव का, होमो सेपियंस का उदय जो होता है वो आपका उच्च पूरा पाषाण काल में ही ये देखने को हमको मिलता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मानव रहने हेतु अब गुफाओं का यूज करने लगा। लेकिन क्योंकि पहले क्या, मानव अस्थिर था, बंजर था, घूमता रहता था, शिकार करता, जहाँ मिल जाए खा लिया, रात हुई सो गया, फिर चल दिया, इस तरह होता था। लेकिन अब क्या, थोड़ा बहुत गुफाओं का यूज करने लगा। मान लीजिए 2-4 दिन या 10 दिन 15 दिन के लिए यूज करता था गुफा, फिर चला जाता था। यानी पूरी तरह स्थिर नहीं था, लेकिन फिर भी गुफा का यूज करने लगा। तो जो गुफाओं में रहेगा तो वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहेगा, वहाँ शिकार करेगा, खाएगा, और ये आपका गुफा यूज होने लगा था। यानी कि कहने का मतलब गुफाओं का यूज घर के तरह आपका होने लगा था। इसके अलावा इस काल की हड्डी की निर्मित माता देवी की प्रतिमा बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाला इलाहाबाद, यानी कि बेलन घाटी में स्थित है, इलाहाबाद में ये आता है। और वहाँ पर हम लोग क्या मिली है, माता देवी की मूर्ति मिली है। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यही क्वेश्चन आता है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ पर मिली है, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। तो ये हड्डी की बनी नारी की मूर्ति है, जिसको मातृ देवी कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बेलन घाटी, चौपानी मांडू उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के अनुक्रम मिलता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर उपकरण जो मिलते हैं वो इस काल से लेकर नव पाषाण काल तक के मिलते हैं। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाओं में भारत की गुफा चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो गई, अब मानो तो गुफा का यूज करने लगा रहने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ चित्र उन्होंने बना दिए और ये चित्रकारी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। यानी पूछा जाए कि सर्वप्रथम मानव ने चित्रकारी किस काल में आरंभ की, तो आपका उच्च पूरा पाषाण काल ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो चित्र मिले हैं वो पूरा पाषाण काल के तो हैं ही, यानी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत भी उच्च पूरा पाषाण काल के, ठीक है, यहाँ पर उच्च पूरा पाषाण काल के, और यहाँ से मध्य पाषाण काल तक, यानी सबसे ज़्यादा जो चित्रकारी आपकी हुई है मध्य पाषाण काल में हुई है। आपने देखा होगा गुफाओं के चित्र जो आपके बने रहते हैं, कोई बैल बना रहेगा या हिरन या मानव की आकृति बनी रहेगी, वो सब भीमबेटका की गुफाओं
की चित्रकारी रहती है। जो हिस्ट्री की प्राचीन हिस्ट्री की आप जब देखेंगे तो उसके कवर पे ही दिया रहता है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए विश्व स्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए उच्च पुरापाषाण काल की अंतिम संस्कृति को मैगडेलिनियन संस्कृति कहा जाता है। तो बस यहाँ पर यही लाइन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल की आप बात करते हैं तो इसकी खोज या इसकी जानकारी सर्वप्रथम CL कलाइकल ने की और कहाँ से, विंध्याचल क्षेत्र में इन्होंने कुछ उपकरण खोजे, इसी के आधार पर इस काल का विभाजन मध्य पाषाण काल हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पर इस काल में क्या हुआ कि जलवायु यहाँ पर क्या हो गई, थोड़ी गर्म हो गई। यहाँ पर देखिए जलवायु थोड़ी गर्म हो गई। पूरा का पूरा हिमयुग जो आपका था वो पूरा का पूरा आपका पूरा पाषाण काल में था, यानी कि पूरा पाषाण काल के 3 भाग थे आपके, उन सभी में हिमयुग रहा है आपका। और जैसे ही आपका मध्य पाषाण काल शुरू होता है हिमयुग का अंत होने लगा, जलवायु गर्म हो गई। और जलवायु गर्म होगी तो जो आपका मैदानी क्षेत्र में थे उसमें छोटे छोटे घास, क्योंकि वो बर्फ से सब क्या थे, पट गए थे। जब गर्म हुई जलवायु तो वहाँ पर क्या वो घास नए रूप में उगाएं, और इस कारण से यहाँ पर क्या पशुपालन स्टार्ट हो गया। पशुपालन स्टार्ट हुआ तो सर्वप्रथम मानव ने जो पालतू पशु बनाया वो कुत्ता बनाया, तो सर्वप्रथम पालतू पशु कुत्ता आपका हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आदमगढ़ और बागौर दोनों नाम ध्यान रखिएगा। एक आदमगढ़ है जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम है, और दूसरा बागौर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर हम लोग क्या मिला है, प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ शिलाश्रय से 25,000 लघु उपकरण भी मिले हैं, और इन लघु जो उपकरण मिलने हैं उसमें तीर कमान भी है, और इसको तीर की नोक पे जो आपकी चीज़ लगी रहती है उसको माइक्रोलिथ कहा गया है, माइक्रो उपकरण कहा गया है। तो माइक्रोलिथ उपकरण की खोज भी आपका यहाँ पर मध्य पाषाण काल में मिलता है। कहा जाए कि माइक्रोलिथ उपकरण का खोज कब हुई, तो मध्य पाषाण काल में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए और सर्वप्रथम मानव का पूर्ण जीवाश्म यही मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सर्वप्रथम मानव का पूर्ण जीवाश्म कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका मध्य पाषाण काल ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अस्थिपिंजर आपका मिला है, और कहाँ से मिला है, महदहा से आपको मिला है, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर सराय नहार राय से प्राचीनतम जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, अर्थात सर्वप्रथम पूर्ण मानव कंकाल इसी काल में मिलता है। और यहाँ पर देखिए सराय नहार में 2 पुरुषों को एक साथ और स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, और एक कब्र से 3 मानव कंकाल भी मिला है, तो ये भी यहाँ पर मिला है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो इम्पोर्टेंट है दमदमा जो आपका है उत्तरी प्रदेश में स्थित है, सर्वाधिक समाधान यहीं से मिला है, लगभग 41 यहाँ पर मानव कंकाल एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। इसके अलावा लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ से भी सर्वाधिक मानव कंकाल आपका मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यानी कि सेकेंड नंबर पे आपका ये आपका आ जाएगा दमदमा वाला, और सबसे ज़्यादा जो मानव कंकाल मिला है वो लेखैया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गुजरात के लागनाज में भी आपका यहाँ पर कुछ मिले हैं मानव कंकाल, और साथ ही हड्डी के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, और इस समय यहाँ पर हड्डी के से निर्मित उपकरण भी बनाए जाने लगे थे, ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी आपने उच्च पुरापाषाण काल में पढ़ा, वहाँ पर हड्डी से निर्मित नारी की मूर्ति मिली है, और यहाँ पर भी हड्डी के यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से क्या यहाँ पर ज्वेलरी यानी कि जो गहने आभूषण थे वो बनाए जाने लगे थे। ये आपका जो मध्य पाषाण काल है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर भीमबेटका गुफा में सर्वाधिक चित्र इसी काल के हैं। अभी आपने ऊपर देखा सर्वप्रथम चित्रकारी जो मिलती है वो आपकी उच्च पुरापाषाण काल में मिलती है, उच्च पुरापाषाण काल में, क्योंकि मानव गुफा का यूज करने लगा था रहने के लिए, तो प्रथम चित्रकारी आपकी उच्च पुरापाषाण काल की मिलती है, वहाँ पर उन गुफाओं में भीमबेटका की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चित्र मिले हैं वो इस काल के बने हैं, कौन से, मध्य पाषाण काल के, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे चित्र बने हैं, एक नहीं है, बहुत सारे चित्र हैं, तो उनका भी काल विभाजन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए मध्य पाषाण काल में मानव सर्वप्रथम आभूषण का निर्माण करने लगा और मृतकों का अंतिम संस्कार भी करने लगा, यानी कि ये जो संस्कार आपके हुए हैं, दफनाए गए हैं, तभी तो हम लोग को यहाँ पर कंकाल मिला है ये, तो इन्होंने दफनाया है, तो यानी कि अंतिम संस्कार किया है, तो ये आपका यहाँ एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि मानव आभूषण बनाने लगा। अब वो आभूषण काय के थे, हड्डी का प्रयोग करता था, गैंडे का सींग हो गया, हिरन का सींग हो गया, तो उनका प्रयोग करता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गैंडे की नाक पे आपका जो रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नवपाषाण काल की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत बाद में मानी जाती है, और विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत पहले हो गई थी। और प्राइमेज को इस काल यानी कि नवपाषाण काल भारत में प्राइमेज को श्रेय दिया जाता है खोजने का। इन्होंने कर्नाटक के पूरा स्थल नवपाषाण उपकरण की खोज इन्होंने की है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, मेन है कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ इस काल की सर्वप्रथम जो उपलब्धियां रही हैं वो पशुपालन आपका रहा है, कृषि और स्थायी निवास। तो यहाँ पर देखिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा है, और देखिए मुख्य रूप से पशुपालन तो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हो गया था आपका, जो कि आपका नवपाषाण काल में भी चल रहा था, ठीक है। नवपाषाण काल में भी ये पशुपालन था। 2 मुख्य चीज़ें यहाँ पर कौन सी आ गई, एक थी कृषि का विकास यहाँ पर हो गया, और स्थायी निवास अब मानव रहने लगा। स्थायी निवास होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर संस्कृति जन्म लेगी, सभ्यता का जन्म होगा, तो सभ्यता का विकास भी इसी काल में स्टार्ट हो गया, नवपाषाण काल में। इसके अलावा कृषि करे
करेगा तो कृषि खेती जब करेगा तो उसको खाने के लिए बर्तन भी चाहिए, और बर्तन उस समय किसका बनेगा, अब लोहा और ये सब तो स्टील आपका था नहीं उस समय, तो किसका बनाएगा, मिट्टी का बनाएगा बर्तन वो। और मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए किसका यूज करेगा, कुम्भकारी जो आपका होता है चाक, उसका यूज करेगा। तो चाक का सर्वप्रथम यूज यहीं किया गया नवपाषाण काल में ही। तो ध्यान रखिएगा ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इस काल की। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में मृदभांड बनने लगे। मृदभांड का मतलब यही आपका बर्तन हो गया, और चाक पे बनते थे। कृषि की शुरुआत हुई, मनुष्य ने अन्न संग्रह हेतु बर्तन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए मृदभांड बनाए जाने लगे। बाद में बर्तन बनाने के लिए कुम्हार चाक का प्रयोग करने लगा। इन बर्तनों में पॉलिशदार, पहले आपका मृदभांड बने हैं, उसके बाद बर्तन जो आपका चाक का प्रयोग कर बनाया जाता है वो आपके फिर बनने लगे, और पॉलिशदार बनने लगे। ऐसा भी नहीं है, पॉलिशदार आपके मृदभांड भी बनने लगे बाद में। इनमें पॉलिशदार काला मृदभांड जो कि वर्णिश वेयर हो गया, दूसरा मृदभांड ग्रे वेयर हो गया, और मंदवर्ण मृदभांड मिलते हैं। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम नवपाषाण काल का साक्ष्य संगनकल्लू कर्नाटक में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट आपका है। विश्व के प्राचीनतम मृदभांड बेलन घाटी के चौपानी मांडव से प्राप्त होते हैं। अगर पूछ दे कि सबसे प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से मिलता है, तो आपका बेलन घाटी कहाँ, इलाहाबाद में है आपका, तो वहाँ से मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, प्राचीन नवपाषाण काल बस्ती लहुरा देव है, यानी पूछ दे कि सबसे पुरानी नवपाषाण काल बस्ती आपकी कौन सी है, तो वो लहुरा देव है, और ये संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें इससे पहले आपका मेहरगढ़ था सबसे प्राचीनतम बस्ती। यहाँ पर क्या हुआ, नए खोजों के आधार पर अब जो सबसे प्राचीन साक्ष्य आपका मिला है वो आपका लहुरा देव से मिला है, जो कि यूपी में स्थित है, संत कबीरनगर। इससे पहले आपका मेहरगढ़ था, जहाँ से चावल का साक्ष्य सबसे पुराना मिला हुआ था, तो उसी आधार पर कहा जा रहा था कि मेहरगढ़ सबसे पुराना स्थल है नवपाषाण काल का। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा हो गया है, लहुरा देव हो गया सबसे पुराना स्थल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में चावल उगाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिला है, इसलिए अब यहाँ सबसे प्राचीनतम बस्ती लहुरा देव हो गई है। और वहाँ पर क्या मिला है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इससे पहले क्या, कोल्डिवा में चावल का आपका साक्ष्य मिला था केवल, ठीक है, वहाँ पर आपका चावल का साक्ष्य मिला था। अब सबसे पुराना चावल का साक्ष्य आपका कहाँ से मिल गया है, लहुरा देव से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, कृषि के विकास के फलस्वरूप बढ़ईगिरी का विकास हुआ, अभी हमने आपको बता दिया। नवपाषाण काल में मनुष्य गेहूं, जौ, कपास, रागी, कुल्थी, चावल आदि की खेती करता था। इसी के साथ नाव का निर्माण भी इसी काल में शुरू हुआ। तो यहाँ पर खेती देख लीजिए, जो जो चीज़ें थी उसकी खेती करता था। यहाँ पर मुख्य पॉइंट है आपका, सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही मानव बस्तियों का विकास हुआ, यानी मानव रहने लगा, अब एक जगह स्थिर हो गया वो, तभी तो वो खेती कर पाएगा, नहीं तो खेती किया और छोड़ के चला गया कहीं, फिर वो वापस नहीं लौटेगा, तो खेती का क्या मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पर सभ्यता का आपका विकास हुआ, क्योंकि बस्तियाँ विकास हुई, तो क्योंकि रहने लगा, कृषि करने लगा, आप खेत जब उसको खाने पीने की चीज़ें मिलने लगी तो वो क्यों इधर उधर भटकेगा। वहीं आपका शिकार भी करता था, और खाने के लिए यहाँ पर जो है कृषि का भी यूज करता था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नवपाषाण काल के उपकरण पालिश किए हुए थे, पत्थरों के बने थे, यानी पालिशदार उपकरण अब मिलने लगे थे। मुख्य उपकरण आपका था पत्थर की कुल्हाड़ी जो पॉलिशदार थी, यानी पॉलिशदार हत्तेदार कुल्हाड़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है। पॉलिशदार हत्तेदार कुल्हाड़ी किस काल की है, तो नवपाषाण काल की। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे राख का टीला आपका है, तो यहाँ पर देखिए मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष हैं, और प्राय जानवरों के एक बाड़े में रखा जाता था, उनका गोबर जब इकट्ठा होता था, उनको इकट्ठा करके सुखा के आग लगा दी जाती थी, तो वहाँ पर राख पूरा बन जाता था। और इसका यूज क्या किस में होता था, दीवारों पर प्लास्टर करने और इन सब चीज़ें में होता था, तो ये इसको राख का टीला कहा गया है। कर्नाटक स्थित संगनकल्लू में राख के टीले प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक है कश्मीरी नवपाषाण काल बस्ती। आपका नवपाषाण तो आपने पढ़ा, अब कश्मीर में भी नवपाषाण काल बस्ती मिलती है। वहाँ पर उसको क्या कहा जाता है, बुर्जा होम, वहाँ पर एक प्रमुख स्थल है आपका कश्मीर में, वहाँ से सभी हमको अवशेष मिले हैं इस काल के, नवपाषाण काल के। वहाँ पर क्या मिला है, यहाँ पर लोग गड्ढे वाले मकानों में रहते थे, उत्खनन भी हमको जानकारी मिलती है, और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आया है कि कहाँ पर मानव के साथ कुत्ता दफनाने का प्रमाण मिलता है, तो वो बुर्जा होम है, ध्यान रखिएगा। कश्मीरी नवपाषाण काल संस्कृति का एक स्थल है। इसके अलावा बुर्जा होम का अर्थ क्या होता है, बुर्ज या वृक्ष का स्थान। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए गुफा कराल है, तो गुफा कराल किसको कहा जाता था, यहाँ पर देखिए गुफा कराल का जो अर्थ है वो था कुम्हार की गुफा, और ये भी आपका एक स्थल है जो कि कश्मीर का ही। गुफा कराल में लोग पशुपालन और कृषि करते थे, यहाँ पर लोग वस्त्र सिलने की विधि और अनाज पीसने से परिचित थे, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बिहार में भी नवपाषाण काल बस्तियाँ मिली हैं, उसको देख लेते हैं। मेन आपका यहाँ पर चिरांद हो गया, चिरांद ये सारण जिला में, छपरा जिला में पड़ता है आपका, और ये सोन गंडक घाघरा वहाँ पर नदियाँ बहती हैं, उसके संगम पर स्थित है, और महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है चिरांद नवपाषाण और ताम्रपाषाणिक। चिरांद में क्या है कि नवपाषाण काल के भी यहाँ पर उत्खनन से वो मिलते हैं आपके जो आपकी वस्तुएं होती हैं, और ताम्रपाषाण काल के भी यहाँ पर उपकरण मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। नवपाषाण काल के स्थलों में सर्वाधिक हड्डी निर्मित उपकरण चिरांद से ही मिले हैं, जो अधिकांश हिरण के सींगों से बने हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहाँ के लोग वृत्ताकार झोपड़ियों में रहते थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, वृत्ताकार पूछते झोपड़ियों में कहाँ के लोग रहते थे, किस काल में, तो आपका नवपाषाण काल हो जाएगा। वो भी स्थल की बात करें तो चिरांद।
नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सिनुआर सासाराम बिहार में स्थित है। यहाँ पर भी आपका नवपाषाण काल से लेकर ताम्रपाषाण तक के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के जो आपके नवपाषाण काल स्थल है वो कौन कौन से हैं। एक सोहगेरा आपका हो गया जो कि गोरखपुर में है, इतना इंपॉर्टेंट है बस इसमें। कोल्डीवा आपने अभी देखा, यहाँ पर क्या मिला है आपका कोल्डीवा। देखिए यहाँ पर क्या है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद बेलन घाट में स्थित कोल्डीवा नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ पर लौह काल के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि ताम्रपाषाण कालिक और लौह काल के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए क्योंकि आपका इसके बाद शुरू हो जाएगा नेक्स्ट आपका ताम्रपाषाण काल, तो उसके भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। यानी कि जैसे पाषाण काल के अंतर्गत आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, नवपाषाण काल उसके बाद शुरू, यहाँ पर ताम्रपाषाण काल इसके बाद शुरू हो जाएगा, तो उसमें चीज़ें आपको अलग देखने को मिलेंगे, यानी तांबे का यूज वहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए महदहा। यहाँ पर देखिए महदहा में क्या है, बेलन घाटी में स्थित महदहा नवपाषाण कालीन स्थल है। इसके बारे में हमने ऊपर कहा। यहाँ पर क्या है, आपके मानव कंकाल मिले हैं। चौपानी मांडो की बात करें तो यहाँ पर भी आपके क्या है, पुरापाषाण काल से नवपाषाण तक के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये इसमें लाइनें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल स्थल जान लीजिए कहाँ का स्थल है। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसमें ये स्थल आते हैं, क्योंकि ये नाम आपको पता रहे या पूछ देगा नवपाषाण कालीन महत्वपूर्ण स्थल कोल्डीडवा किस राज्य में स्थित है, तो इस तरह आपको पता रहना चाहिए। लहुरा देव संत कबीरनगर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थल है नवपाषाण काल का, जो कि यूपी में ही है। यहाँ पर चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं और मेहरगढ़ इससे पहले आपका था खेती का साक्ष्य वाला, जबकि यहाँ पर क्या मिला है, आपका चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और गेहूं का यहाँ पर आपका प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में मिला था, जो कि पहले था, और क्योंकि उससे भी प्राचीन साक्ष्य यहाँ पर मिल गया है, तो आपका सबसे प्राचीन यही स्थल हो गया है। क्विक रिवीजन यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको पीडीएफ में आप पूरा पढ़ लेंगे तो एक क्विक रिवीजन में आपका क्या दिया गया है, जो ऊपर चीज़ें हैं उसी को यहाँ पर पूरा थोड़ा शॉर्ट में दे दिया गया है। तो इसमें जैसे आपका मानव सनवेग था, कच्चा मांस फल फूल खाया करता था, तो ये आपका इस काल का हो गया पूरा पाषाण काल का। तो इसमें काल वाइज काल सब दिया गया है, जैसे आपका 3 काल यहाँ पर है, आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसको जब पॉइंट पढ़ेंगे तो पॉइंट वाइज पॉइंट आपका पहले पूरा पाषाण काल में मिलेगा, फिर उसके बाद आपका नवपाषाण काल मध्य पाषाण काल शुरू हो जाएगा और फिर आपका यहाँ पर नवपाषाण काल के पॉइंट मिल जाएंगे। तो सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा।